हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर सुभाष मिश्रा है और मैं एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ। आज जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बात कर रहे हैं हम माइक्रोबायोलॉजी के इंपॉर्टेंस के बारे में। क्यों बात कर रहे हैं? जो भी पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो ऑर्थोपेडिक टेक्नीशियन हो, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन हो या फिर लैब टेक्नीशियन हो या फिर एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं, उन सभी को माइक्रोबायोलॉजी तो पढ़ना होता ही है। साथ ही साथ माइक्रोबायोलॉजी का कहां कहां करियर है, माइक्रोबायोलॉजी का हम कहां कहां यूज कर सकते हैं, इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जब माइक्रोबायोलॉजी की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं तो फूड से लेकर के मेडिसिन तक, डायग्नोसिस से लेकर के ट्रीटमेंट तक, इन्वायरमेंट से लेकर के एग्रीकल्चर तक, बायोफ्यूल से लेकर के बायोपेस्टिसाइड तक और ही साथ साथ अलग अलग फील्ड में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आज समझेंगे इस वीडियो में क्या है माइक्रोबायोलॉजी का स्कोप और क्या है आने वाले समय में माइक्रोबायोलॉजी का फ्यूचर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, जब हम बात करते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी क्या है तो बड़ा सिंपल है। माइक्रो मीन्स वैसा ऑर्गेनिज्म जिसको हम खुली आंख से ना देख सके। और जब हम बात करते हैं बैक्टीरिया के बारे में, वायरस के बारे में, फंगस के बारे में, पैरासाइट के बारे में, तो ये सारे जो हैं इसके स्ट्रक्चर बहुत ही स्मॉल हैं और इसको देखने के लिए मुझे माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। और जब बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट के बारे में स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, तो इसे हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। इसका क्या स्ट्रक्चर है, इसका क्या फंक्शन है, ये किस एनवायरनमेंट में रहता है, इसको क्या न्यूट्रिशन चाहिए, इस सभी के बारे में बात करते हैं हम कब माइक्रोबायोलॉजी में डिस्कस करते हैं। अब जब हम बात करते हैं कि हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी से जुड़ा हुआ कुछ इतिहास के बारे में बात करते हैं, कुछ डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। तो जब बात करेंगे तो 17th सेंचुरी में एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने माइक्रोस्कोप का डिस्कवर किया और इस माइक्रोस्कोप के डिस्कवरी के बाद माइक्रोबायोलॉजी का समझ, माइक्रोबायोलॉजी में जो भी इन्फेक्शन, डिजीज रिलेटेड स्टडी करना बहुत आसान हो गया। जब हम सेकेंड डिस्कस करते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि 19th सेंचुरी में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है रॉबर्ट कोच और लुइस पास्चर का, जिसमें हम जर्म थ्योरी के बारे में बात करते हैं। और ये जर्म थ्योरी के द्वारा इन्फेक्शन को समझना, डिजीज जो इन्फेक्शियस डिजीज है उसको समझना बहुत आसान हो गया कोच पास्चुलेट्स के द्वारा। अब जब बात करते हैं आज के समय में जो माइक्रोबायोलॉजी में एडवांसमेंट है, चाहे हम जीन सीक्वेंसिंग के, डीएनए सीक्वेंसिंग के बारे में बात करें या फिर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में बात करते हैं या फिर बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं, ये सारा जो एडवांसमेंट है वो दिन प्रतिदिन होता जा रहा है। जब हम बेसिक कंसेप्ट समझते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी का क्या क्या ब्रांच है, तो माइक्रोबायोलॉजी के 4 ब्रांच है। बैक्टीरियोलॉजी के बारे में बात करते हैं, वायरोलॉजी के बारे में बात करते हैं, पैरासाइटोलॉजी के बारे में बात करते हैं, माइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं। ये जो बैक्टीरियोलॉजी है जिसमें बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं, बैक्टीरिया कैसा दिखता है, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा है, बैक्टीरिया का किस एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया ग्रो करता है, बैक्टीरिया ग्रोथ कैसे करता है, बैक्टीरिया को क्या कल्चर मीडिया चाहिए, बैक्टीरिया को किस टेम्परेचर पे वो अच्छे से ग्रो करता है, क्या बैक्टीरिया केवल हाई टेम्परेचर में ग्रो करता है या फिर जो मेजोफिलिक बैक्टीरिया है वो जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस उसके आसपास में ग्रो करता है, या फिर कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जो आइस में भी ग्रो करता है। इस सब के बारे में बात करते हैं तो उसे हम कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी। जब बात करते हैं कि वायरस, अभी आपने देखा कि कोविड के दौर में कि ये वायरस का सीक्वेंस ओमिक्रॉन है, फिर क्या डेल्टा है, ये अलग अलग प्रकार का जो रेप्लिकेशन हो रहा है वायरस के अंदर, तो वायरस के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, रेप्लिकेशन के बारे में, इस सब के बारे में जब डिस्कस करते हैं तो इसे वायरोलॉजी कहते हैं। फंगस के बारे में जब बात करते हैं कि फंगस कैसा दिखता है, जब हम बात करते हैं माइकस के बारे में, फंगस के बारे में कि मशरूम बड़ा टेस्टी होता है, और ये जो मशरूम के बारे में बात करते हैं, ये फंगस को खाते भी है मशरूम के रूप में, और यही फंगस सैक्रोमाइसिस सीरियेसी का हम लोग इस्तेमाल भी करते हैं फूड इंडस्ट्री में, और यही फंगस कैंडिडा इन्फेक्शन भी करता है। तो अलग अलग प्रकार के फंगस के बारे में, इसका क्या इंटरेक्शन है, कैसे ये डिजीज प्रोड्यूस करता है, इसके बारे में बात करते हैं तो इसे माइकोलॉजी कहते हैं। और फिर जब बात करते हैं पैरासाइटोलॉजी के बारे में कि ये पैरासाइट का होस्ट के साथ क्या रिलेशन है, कैसे ये अपना लाइफ साइकिल अलग अलग होस्ट में पूरा करता है, कैसे ये डिजीज प्रोड्यूस करता है, किस इन्वायरमेंट में ये अच्छे से ग्रो करता है,
इस सब के बारे में बात करते हैं तो इसे कहते हैं पैरासाइटोलॉजी। चलिए अब बात करते हैं, ये चाहे वो बैक्टीरियोलॉजी है, चाहे वो वायरोलॉजी है, चाहे वो पैरासाइटोलॉजी है या माइक्रोलॉजी है, इस सबों को अगर ब्रॉड स्तर पे देखते हैं तो सबसे पहले समझना होगा प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक और जो वायरस का सेल है उसके बारे में बात करेंगे। प्रोकैरियोटिक के बारे में बात करते हैं कि वैसा सेल जिसके अंदर में न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं हो, जिस प्रो मीन्स पहले, कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस, यानी ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, उसका न्यूक्लियस जो मैच्योर नहीं हुआ है, उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज नहीं है, तो उसे हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक। वो सिंगल सेल होता है, एक ही सेल सारा फंक्शन परफॉर्म करता है और उसके अंदर क्या आता है, बैक्टीरिया आता है, उसके अंदर क्या आता है, आर्किया आता है। जब बात करते हैं यूकैरियोटिक के बारे में, फंगस के बारे में बात करते हैं, पैरासाइट के बारे में बात करते हैं, तो इसके अंतर्गत क्या हम चर्चा करते हैं कि ये जो है वो यूकैरियोटिक सेल हैं, ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं और इसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है। लेकिन जब वायरस के बारे में बात करते हैं कि नॉन लिविंग फॉर्म में होता है, जैसे लिविंग के संपर्क में आता है तो एक्टिव हो जाता है, डिजीज प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। कई बार तो इसके जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं और कई बार म्यूटेशन के द्वारा ये अपने स्ट्रक्चर को भी चेंज कर लेता है। चलिए अब बात करते हैं कि इस बैक्टीरिया का, वायरस का, फंगस का, पैरासाइट जो हमने अलग अलग माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा, इसका इस्तेमाल कहां कहां कर सकते हैं। तो जब हम इसका इस्तेमाल के बारे में बात करते हैं तो समझना होगा सबसे पहले कि डेली रूटीन में, डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल कहां करते हैं। तो पहला चर्चा करते हैं ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड। हमारी बॉडी में फूड के डाइजेशन से लेकर के बॉडी के रोग प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाने में भी माइक्रोबायोलॉजी के अंदर माइक्रोब्स का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जब हम बात करते हैं फूड प्रोडक्ट में, योगर्ट के प्रोडक्शन में, चीज के प्रोडक्शन में, ब्रेड के प्रोडक्शन में, तो माइक्रोब्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब हम इन्वायरमेंटल जो ससेप्टेबिलिटी है इस के बारे में बात करते हैं, वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं, बायो रेमिडिएशन के बारे में बात करते हैं, न्यूट्रिएंट साइकिल के बारे में बात करते हैं, डिकम्पोज कैसे करें मटेरियल इसके बारे में बात करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को कैसे, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करें उसके बारे में बात करते हैं, तो इसे हम कहते हैं कि ये माइक्रोब्स का यूज हम कर रहे हैं इन्वायरमेंट के अंदर। और जब हम बात करते हैं किसके बारे में, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, यानी कि कैसे एंटीबायोटिक का निर्माण हो रहा है, कैसे बायोफ्यूल्स का निर्माण हो रहा है, इस सबों के बारे में, एडवांस एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, एंजाइम का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, तो ये सारे हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ होता है बायोटेक्नोलॉजी का। इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं कि माइक्रोब्स का यूज हम क्रॉप्स में कैसे कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में कैसे कर सकते हैं, पहला तो हमने देखा कि हेल्थ में कैसे कर सकते हैं, जिसमें हमने आपको बताया इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई बातें, हेल्थ से जुड़ी हुई बातें, बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई बातें, ये सारे हमने डिस्कस किया। अब हम बात कर रहे हैं कि इसका एग्रीकल्चर में कैसे यूज कर सकते हैं। तो जब बायोटेक्नोलॉजी का यूज एग्रीकल्चर में करेंगे तो सबसे पहला जो है वो न्यूट्रिएंट साइकिल है। न्यूट्रिएंट साइकिल का मतलब क्या है कि जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को फिक्स करके और क्या करता है, कुछ बैक्टीरिया है जैसे राइजोबियम है और वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको, प्लांट्स को। कई सारे ऐसे हैं जो क्या करता है, डिकम्पोज करता है मटेरियल को न्यूट्रिएंट साइकिल के अंदर और वो मटेरियल ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करके और सॉइल के अंदर में क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। कई बार क्रॉप के इंप्रूवमेंट के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के बायो फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। कई बार हम जो है बायो फर्टिलाइजर के लिए, पहले हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे थे, आज हम बायो फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, बायो पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं। तो ये सारे जो यूजेस हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से आजकल हम ज्यादा से ज्यादा यील्ड का प्रोडक्शन हो, उपज बढ़े और साथ ही साथ हमको डिपेंडेंसी जो केमिकल फर्टिलाइजर पे है वो खत्म हो, इस सब पे काम करते हैं और इस सबों में हम माइक्रोब्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसे हम यूज करते हैं कहां पे, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, किसका, माइक्रोब्स का। अब हम बात करते हैं कि इस माइक्रोब्स का इस्तेमाल हम फूड की इंडस्ट्री में कैसे कर सकते हैं। तो इस माइक्रोब्स का इस्तेमाल हम फूड इंडस्ट्री में कर सकते हैं किस किस रूप में। पहला तो है कि आप योगर्ट का प्रोडक्शन, ब्रेड का प्रोडक्शन, इसके साथ साथ आप देख रहे हैं विनेगर का प्रोडक्शन, वाइन का प्रोडक्शन, बियर का प्रोडक्शन, विस्की का प्रोडक्शन, रम का प्रोडक्शन। चलिए अब बात करते हैं कि माइक्रोब्स का इस्तेमाल हम कैसे एनवायरनमेंट के अंदर कर सकते हैं। तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है या फिर क्लाइमेट चेंज है या फिर बायो रेमिडिएशन है या फिर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है, इस सबों में बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है किसका, माइक्रोब्स का। अब बात कर रहे हैं कि माइक्रोब्स का इस्तेमाल हम हेल्थ केयर में कैसे कर सकते हैं। तो इन्फेक्शन को पता लगाने के लिए हम कई सारे माइक्रोब्स को पता लगाने के लिए माइक्रोब्स से प्राप्त एंजाइम का भी यूज करते हैं।
जब हम RT-PCR के बारे में बात करते हैं वहां पे हम क्या करते हैं, जो अलग अलग प्रोसेस हैं, अलग अलग एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं कि वैक्सीन के डेवलपमेंट में, तो हम वहां पे एट्यूनेटेड फॉर माइक्रोब्स का इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके साथ साथ जब एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं तो वहां भी हम एक माइक्रोब से एंटीबायोटिक क्या है प्रोड्यूस करते हैं और फिर दूसरे के लिए वो क्या होता है, हार्मफुल होता है। तो माइक्रोब्स का इस्तेमाल इन्फेक्शन को पता लगाने के लिए, डिजीज के डायग्नोसिस में, डिजीज के ट्रीटमेंट में, वैक्सीन के डेवलपमेंट में, अलग अलग जगह पे हेल्थ केयर में माइक्रोब्स का इस्तेमाल होता है। अब जब बात करते हैं कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, माइक्रोब्स का क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है और हम माइक्रोबायोलॉजी की यूजेस में फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या सोच रहे हैं, तो सबसे पहली बात पर्सनलाइज्ड मेडिसिन होनी चाहिए। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का सेंस है टेलर्ड मेडिसिन हो, हर एक इंडिविजुअल के लिए इंडिविजुअल से रिलेटेड मेडिसिन हो। दूसरा क्या होना चाहिए, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का यूज हो, जिससे जीन एडिटिंग के द्वारा और हम बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एडवांस कर सकें। और साथ साथ क्या होना चाहिए, और ये इंपॉर्टेंट बात होनी चाहिए जो आज के लिए जो सबसे बड़ा समस्या है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। लोग जो डॉक्टर्स हैं वो जो प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, पेशेंट विदाउट प्रिस्क्रिप्शन का मेडिसिन ले रहा है, ज्यादा से ज्यादा एंटीबायोटिक ले रहा है, इसके वजह से लोगों में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो रहा है, जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो एक बहुत बड़ा बर्डन है। इसके साथ ही साथ न्यू डिजीज इमर्जिंग हो रहा है। तो बहुत जरूरी है कि आप जब भी एंटीबायोटिक लें डॉक्टर से संपर्क करें और प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक ही लें, प्रॉपर डोज लें। इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही डिटेल में, बहुत ही सिंपल तरीके से माइक्रोबायोलॉजी का इस्तेमाल कहां कहां कर सकते हैं, चाहे वो हेल्थ केयर का क्षेत्र हो, एनवायरनमेंट का क्षेत्र हो, फूड का क्षेत्र हो या फिर ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड हो, सभी के बारे में डिटेल में बताया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।